what you're drinking. 2 shots, let's pour it up. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. हेलो फ्रेंड्स, कल रात के 9 बजे हैं और हमारा शहर गाज़ियाबाद जो है अपने शोर और ट्रैफिक जैम वगैरह में फंसा हुआ है। और हमने क्या किया, हमने अपनी गाड़ी निकाल लिया भैया वहाँ से। और रात के 9 बजे सिर्फ ये नहीं कि हमें ट्रैफिक से ही बचना है, बल्कि हमें रात के इस सन्नाटे में बहुत शांत से सफ़र को अपने को महसूस करना है। अब हम चल रहे हैं लड्डू के लिए, वो लेने के लिए थाली। सूखी लड्डू लहसुन प्याज तो खाता नहीं। लड्डू के लिए तो हो नहीं पाया क्योंकि सिर्फ 10:45 तक यहाँ पे ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद में नहीं लेते हैं। लहसुन प्याज का तो खाता नहीं है तो भाई इसलिए यहाँ से लेना पड़ रहा था। पर चलो अब और कुछ देखते हैं। पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड मिली है, लड्डू के लिए कुछ नहीं मिला। अब आगे देखेंगे फिर। दोस्तों, अगर इस शांत रात में हमारे सफ़र की एक खूबसूरत शुरुआत आपके दिल को छू रही है तो इस सफ़र में हमारे साथी बनिए। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही सुंदर यात्राओं को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए प्लीज़। अब रात के अंधेरे को पार करते हुए हमारी गाड़ी जैसे ही उत्तराखंड की सीमा में पहुंची, अब हवा का जो मिजाज है वो पूरी तरह बदल गया। अब खिड़की से उमस भरी गर्म हवा की जगह ठंडी हवाएं आने लगी थी और हम पहुंच गए थे अपने ऋषिकेश में पहले से ही डिसाइडेड होटल में, जहाँ से हमें सुबह करीबन 8 बजे निकलना था। और सुबह 8 बजे निकलने का मतलब ये है कि हम ट्रैफिक से फिर वही जिस चीज़ से हम वहाँ बचते हुए आए हैं गाज़ियाबाद से, उसी चीज़ में हमें दोबारा ऋषिकेश में ना बचना पड़े। तो हम सुबह 8 बजे के आसपास ऋषिकेश से निकल लिए और उसके बाद जो पहाड़ों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया है, हर मोड़ पर एक नई चीज़, हर मोड़ पर नई तरह के पेड़, हर मोड़ पर गंगा जी का एक नए रूप में दर्शन, हर मोड़ पर हवा के वो ठंडे ठंडे झोंके हमें आगे की तरफ बढ़ाते हुए ले जा रहे थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे रास्ते में हमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, जो कि हम न्यूज़ में चैनल्स में सुनते आ रहे थे कि इतना भीड़ है, इतनी जाम है, वो हमें देखने को नहीं मिला। क्योंकि हमने अपना जो टूर प्लान किया था वो उसी हिसाब से किया था कि रात में भी हम लेट ही निकले और सुबह भी हम उससे पहले कि जाम लगना शुरू, हम मॉर्निंग में ही निकल गए थे। अब जब शहर की इमारतें पीछे छूट गई हैं और मन को एक अजीब सी आज़ादी सी फील हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब होता क्या है यार, हम इंसान पूरी ज़िंदगी पैसा इकट्ठा करते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो सबसे प्रेशियस चीज़ हम इकट्ठा करते हैं ना, वो ये एक्सपीरियंस होता है जब हम अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में टूर पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, अपनी मनपसंद जगहों पर जाते हैं। सबसे असली जो हमारा ख़जाना होता है ना, वो वही होता है। क्योंकि हम चाहे और किसी चीज़ की बात करें ना करें, लेकिन साथ जब भी बैठते हैं तो इन चीज़ों की बात ज़रूर करते हैं कि यार वहाँ गए थे कितना मज़ा आया था, वहाँ गए थे कितना मज़ा आया था। और ये यादें हमारे जहन में हमेशा के लिए उतर जाती हैं। अब ऋषिकेश से आगे बढ़ते हुए घुमावदार रास्तों से होकर हम पहुँचे देवप्रयाग। अब देवप्रयाग के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में मिलती हैं और ये दोनों नदियाँ मिलकर के जो पतित पावनी हमारी माँ गंगा है उसके रूप में एक हो जाती हैं। अब 2 अलग रंगों की नदियों का ये मिलन देखना अपने आप में ही बड़ा अनोखा अनुभव है। यहीं से हमारी गंगा नदी की शुरुआत भी होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम ठीक गंगा दशहरा के त्यौहार वाले दिन ही देवप्रयाग पहुँचे। इसे केवल एक इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता, यह तो जैसे तय था कि हमें इसी दिन पहुंचना है। उस पावन समय में गंगा के ठंडे पानी में डुबकी लगाना एक बहुत ही सुखद अनुभव था। और मानो जैसे जैसे ही हमने गंगा के अंदर डुबकी लगाई, उसी के साथ ही हमारा जितना भी रास्ते का जो एक्सॉर्शन था, जो जितना भी हमें थकान थी, वो सारी दूर हो गई और एक नई तरह की एनर्जी हमारे अंदर पूरी तरह से भर गई थी। वहाँ पर
काफ़ी भीड़ थी और लोग भी गंगा में उस पावन दिन पर डुबकी लगा रहे थे। खैर हम भी वहाँ से फिर, क्योंकि हमें तो काफ़ी आगे जाना था, हमने भी वहाँ करीबन 1-1.5 घंटा बिताने के बाद में आगे बढ़ना ही ठीक समझा और हम फिर आगे अपने सफ़र के लिए निकल गए। दोस्तों, जो उत्तराखंड है ये केवल शांत वादियों का नाम नहीं है, यह जगह आपके अंदर के साहस को भी जगाती है। बताता हूँ वो भी कैसे। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम भारत के सबसे ऊंचे बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म पर, जी हाँ, भारत का सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो भी आपका देवप्रयाग से थोड़ा सा आगे पड़ता है, जो आप देख रहे हैं। वहाँ पहुँचे, नीचे बहती नदी और तेज़ हवा, उस ऊंचाई पर खड़े होकर जब आप नीचे देखते हैं ना, तो दिल की धड़कनें थम भी जाती हैं और बहुत तेज़ भी हो जाती हैं। और वही बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है जो आपको ज़िंदगी भर याद रहता है। पहाड़ों का ये रूप जितना सुंदर है उतना विशाल भी है और साहसी भी है। ये ऊंचे पहाड़ हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति के सामने ये इंसान कितना छोटा है, फिर भी हम इसकी सुंदरता का एक हिस्सा तो हैं। रोमांच और आस्था के इस अनोखे तालमेल को देखते हुए अगर आपको भी मज़ा आ रहा है ना दोस्तों, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें इस YouTube परिवार का हिस्सा बनाएं। अब आगे चलते हुए हम पहुंचने लगे थे कनकचौरी के पास में। ये एक बड़ी जादुई और बहुत शांत जगह है। अब हमारी गाड़ी उस खूबसूरत जगह की तरफ बढ़ रही थी जिसे इस धरती का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा कहा जाता है। हम पहुंच रहे थे कनकचौरी नाम के एक छोटे से शांत गांव में। अब पहाड़ जो हैं वो कम से कम 4 या 5 लेयर में हमें दिखाई देने लगे थे, जिसमें कि हरियाली वाली हरी भरी लेयर थी, उसके फिर पीछे ऊंचे देवदार वाले ऊंचे पहाड़ थे और फिर उनके पीछे से हमें दूर बहुत ही विशाल बर्फ से ढका हुआ झांकता हुआ हिमालय भी दिखाई देने लगा था। हर मोड़ के साथ में एक नया सरप्राइज देकर पहाड़ हमारा इंतज़ार कर रहे होते थे। हर वाला जो भी हम गाड़ी रोकते थे, बस हर बार हमारे मुंह से ही निकलता था कि ये वाला यार सीन कितना सुंदर है, ये तो पहले वाले से भी बेटर है। और अगले मोड़ पर जाते थे तो वो पिछले वाला सीन फीका हो जाता था और ये वाला सीन ज़्यादा बेहतर हो जाता था। बस इसी स्केल और इन्हीं मापदंडों के साथ हम आगे बढ़ते हुए जा रहे थे और हम पहुंच गए थे कनकचौरी। कनकचौरी पहुंचते ही ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। चारों तरफ घने जंगल, पहाड़ों पर तैरते हुए सफ़ेद बादल और एक ऐसी शांति जो सीधे दिल को छूती है। यहाँ की हवा बहुत ही साफ़ है, बहुत ठंडी, एकदम बर्फ़ जैसी शीतल। और शाम के समय जब सूरज इन पहाड़ों के पीछे छिपने की जब एकदम लास्ट मोमेंट पर होता है ना, तो जो गोल्डन कलर का और जो आसमान के अंदर रंग बिखेरता हुआ जाता है वो सच में देखने लायक होता है। पहाड़ों के इस बेमिसाल सुंदरता को आँखों में समेटते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे और जो रास्ते हमें जितनी भी सुंदरता जिस भी तरीके से हम अपने कैमरे में बटोर सकते थे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आएगी।
अगली सुबह हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। हम सब उठे जल्दी, करीबन 6 बजे ही हमने नहा करके और आगे जाने का फैसला किया। आगे से मेरा मतलब 3.5 किलोमीटर का जो कार्तिक स्वामी मंदिर का ट्रैक है कनकचौरी से, उस पे चलने का हमने फैसला किया। अब ये हमारे जीवन का सबसे यादगार और सबसे हरा भरा जंगल का रास्ता था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से हम निकल कर जा रहे थे और उनके बीच से ही जो धूप बीच बीच में छिन करके आ रही थी ना, वो इसे और भी सुंदर बना रही थी। सूखी पत्तियों पे हमारे चलने की आवाज़, वो चिड़ियाओं के चहकने की आवाज़ एक अलग ही आनंद की अनुभूति दे रहा था। और इस रास्ते पे ना आपको थकान का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका पूरा फोकस तो चारों तरफ की खूबसूरती पर रहेगा। अब इसमें ही हमारे साथ एक बड़ी अनोखी, और मेरे साथ जितने भी ट्रैक पर मैं गया हूँ ये बात ज़रूर हुई है। इस ट्रैक पर भी ये हुई कि हमारी मुलाकात हुई बड़े एक प्यारे से दोस्त के साथ में, एक पहाड़ी डॉग जिसका नाम हमने प्यार से रखा कालू भालू। अब काले घने बालों वाला ये प्यारा सा कालू भालू पता नहीं कहाँ से आ गया अचानक से और हमारा साथी बन गया। वो कभी हमसे आगे बढ़ता, कभी हमारे पीछे रह जाता, कभी दौड़कर फिर हमसे आगे निकल जाता, आगे निकलने पर फिर हमें पीछे मुड़कर भी देखता और पूरे रास्ते वो हमारे साथ ही चलता रहा। अब जैसे जैसे हम कालू भालू के साथ इन ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ रहे थे, मेरे मन में भगवान कार्तिक स्वामी की वो प्राचीन और भावुक कहानी वो गूंजने लग रही थी, जो इस जगह को इतना खास बनाती है। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर आप जाएं तो एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के सामने ब्रह्मांड में चक्कर लगाने की शर्त रखी। जो सबसे पहले चक्कर लगाकर लौटेगा उसकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। अब भगवान कार्तिक अपने वाहन मोर पर बैठकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े, लेकिन जो भगवान गणेश हैं वो बुद्धि के देवता हैं। उन्होंने अपनी चतुर सोच से माता पिता को ही पूरा ब्रह्मांड मान लिया और शिवजी और पार्वती जी के चक्कर लगा करके ही वो सामने आ गए। जब भगवान कार्तिकेय वापस आए और उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले ही विजेता बन चुके हैं तो वे बेहद निराश और क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में आकर अपने शरीर का मांस और रक्त माता पिता के चरणों में त्याग दिया और केवल अपनी हड्डियों का ढांचा लेकर इस क्रौंच पर्वत यानी कनकचौरी के नाम से जिसे हम जानते हैं वहां आकर तपस्या में लीन हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी इस मंदिर में भगवान कार्तिकेय की हड्डियों की ही पूजा होती है। माता पिता के प्रति ऐसा गहरा त्याग और प्रेम और आदर इस पहाड़ के कण-कण में आपको महसूस होगा। इसी भावुक कहानी को सोचते हुए हम अपने कालू भालू के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे और कठिन चढ़ाई का रास्ता कब ख़त्म हो गया हमें पता ही नहीं चला। और जब ये कठिन चढ़ाई का रास्ता ख़त्म हुआ और हमारे सामने जब वो 360 डिग्री का व्यू आया, वो बिल्कुल भी किसी भी हमारी कल्पना से भी परे था। दोस्तों, अगर आपको भी हमारे दिखाए हुए कालू भालू और इतने प्यारे से रास्ते अगर पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक सब्सक्राइब का बटन भी दबा ही दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि हम आपको और भी ऐसे वीडियोस आगे ला के दिखाते रहें। अब जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुँचे
पेड़ ख़त्म हो गए और बिल्कुल क्लियर चारों तरफ का हमें एक स्वर्ग जैसा नज़ारा दिखाई देने लगा था। रास्ते में आपने देखा होगा कि टहनियों पर रंग बिरंगी बिंदियाँ और कांच की चूड़ियाँ लगी हुई हैं। वो माता पार्वती को, जो कि प्रकृति रूप में यहाँ विराजमान है, उनको अपनी तरफ से एक श्रद्धा के रूप में यहाँ के निवासी हैं जो आते हैं वो लोग चढ़ाते हैं, माता का श्रृंगार करते हैं, प्रकृति माता का, पार्वती माता का। और ये बड़ी ही सुंदर परंपरा है। और आखिरकार आखिरी सीढ़ी चढ़कर जब हम कार्तिक स्वामी मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, वहाँ हमारा कार्तिक स्वामी का मोर इंतज़ार कर रहा था। बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा, वहाँ के किसी कलाकार ने बनाया हुआ था। तो बस देखते ही रह गए हम वहाँ के नज़ारों को। उस रास्ते की पूरी थकान एक पल में गायब हो गई थी। यह दुनिया का सबसे सुंदर नज़ारा था। जी हाँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया का सबसे सुंदर नज़ारा था। आपको पूरा उत्तराखंड 360 डिग्री में खुला हुआ देखने को मिलता है। जहाँ तक नज़र जाए बर्फ़ से ढके हुए हिमालय के पहाड़, वो हरे भरे बिल्कुल लश ग्रीन फॉरेस्ट आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। गाज़ियाबाद की उस रात से शुरू हुआ वो सफ़र आज एक इस अद्भुत शांति पर आकर पूरा हुआ है। ज़िंदगी हमें बहुत कुछ देती ही है दोस्तों, लेकिन जो सुकून ये पहाड़ और ये प्रकृति हमें देती है ना, उसका कोई भी आपको ऑल्टरनेटिव दुनिया में नहीं मिलेगा। ये सबसे अलग है। सफ़र ज़रूर ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये यादें हमारी जहन में, हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस जाती हैं। और इन्हीं उत्तराखंड की खूबसूरत यादों के साथ में फ़िलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगले एपिसोड में मैं आपसे दोबारा मिलूँगा और ज़्यादा खूबसूरत जगह लेकर, और ज़्यादा आपके मन को मोहने वाली जगहों को लेकर के आपके सामने फिर से मिलता हूँ। जय श्री राम।